मेरी आवाज सबको ऑडिबल है? तो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज मैं सबको बता देता हूँ कि इस सेशन में मैं तुम्हारे को एक एक चीज पहले एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था दूसरे सेशंस में एंड इंस्टा पे और यूट्यूब पे कि ये जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी टू वे कम्युनिकेशन। तो पहले मैं तुम्हारे को जो भी चीज बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, समझना, एंड उसके बाद जो भी डाउट तुम्हारा होगा मुझे बताना। राहुल चंद नॉट ऑडिबल। राहुल, आई थिंक एक बार मैं कहूंगा कि जूम में दोबारा अपनी सेटिंग करो कि तुमने माइक और उसका एक्सेस दिया है, बिकॉज बाकी सबको ऑडिबल है। एक बार चेक कर लो प्लीज। और वैसे ही जो सेशन है, आई ऑल्सो पुट दिस सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है ना? तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द एफआर इंट्रोडक्शन सेशन। तो सबसे पहली चीज गाइस, जो हमारा सब्जेक्ट है एफआर, ये सब्जेक्ट है क्या? तो सबसे पहली बात, एफ आर जो भी बच्चे कर रहे हैं, देयर वुड बी टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु मस्ट बी डूइंग एफ आर। एक स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी जो नॉलेज लेवल है उसकी एग्जम्पशन ली होगी। कुछ बच्चों ने नॉलेज लेवल की एग्जम्पशन ली होगी और उसके बाद डायरेक्टली वो F7 कर रहे होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जम्पशन नहीं ली होगी, जिन्होंने F3 सब्जेक्ट पढ़ा होगा और उसके बाद ही उन्होंने आगे F7 कर रहे हैं। तो अब जो ये सब्जेक्ट है हमारा F7 गाइस, ये मैं सबको एक चीज क्लियर कर दूं। F7 सब्जेक्ट इज प्योर एक्सटेंशन ऑफ हमारा सब्जेक्ट F3। ये F3 का प्योर एक्सटेंशन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को F3 जो है वो भी पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? F3 की मैंने मैराथन वीडियोस बनाई हुई हैं एंड वो मैराथन वीडियोस तुम सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें पहले F3 की मैराथन वीडियोस देखनी होंगी। जिन बच्चों ने F3 करा है उनको भी एक बार देखनी है, और जिन बच्चों ने एग्जम्पशन ली है नॉलेज लेवल की, उनको तो करना ही करना है मैराथन वीडियोस। तो तुम एक बार F3 की मेरी मैराथन वीडियोस देखोगे सारे बच्चे। किसी भी बच्चे को कोई चैप्टर अगर लगता है कि वो डेप्थ में पढ़ना है, कि तुम चाहते हो वो डेप्थ में पढ़ना, तो वो यू कैन आस्क एंड दैट वीडियो विल बी प्रोवाइडेड टू यू स्पेसिफिकली। वो वीडियो तुम्हारे को मिल जाएगी। वो मैराथन वीडियोस देखने के बाद होगा क्या, जो बच्चे ऑलरेडी F3 कर चुके हैं उनकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी F3 की। और जो बच्चे एग्जाम्शन लेके आए हैं उनको पता चल जाएगा कि F3 में एक्चुअली है क्या। होता क्या है, जो भी बच्चे डायरेक्टली F7 में आए होंगे एग्जाम्शन लेके, उन्होंने गाइस अकाउंट्स तो पढ़ा ही होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो और वो डायरेक्टली F7 उठाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि एग्जाम्शन मिलती ही इस बेस पे है कि तुमने ग्रेजुएशन में या कंडीशनल एग्जाम्शन में तुमने कहीं ना कहीं तुम वो अकाउंट्स पढ़ोगे। तो इसीलिए कोई भी बच्चा, आई बिलीव, ऐसा नहीं होगा जिसने जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा। तो मुझे, अगर कोई बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मुझे प्लीज बताए। अगर कोई भी है तो, वैसे आई आई डाउट कि कोई होगा, अगर कोई है तो मुझे प्लीज बताए। ओके, सो देयर इज नो स्टूडेंट फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब अकाउंट्स के बारे में जो बेस है वो सबको पता है। तो गाइस, तुम सबको मैराथन वीडियोस दी जाएंगी। जो तुम्हें मैराथन वीडियोस देखनी है वो मैं भी तुम्हें सारा बताऊंगा कब तुम्हें मैराथन वीडियोस दी जाएंगी। अब बात आती है हमारे सब्जेक्ट की, दैट इज F7। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? तो मैं इसको थोड़ा सा F3 से लिंक करूंगा, नॉट मच, थोड़ा सा मैं इसको F3 से लिंक करूंगा, सो दैट जो बच्चे F3 पढ़ चुके हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये सब्जेक्ट काफी हद तक वो कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये सब्जेक्ट जो है ये F3 का एक्सटेंशन है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक F3 से कॉमन है और कौन कौन से टॉपिक किस डिटेल में नए हैं, कितना डेप्थ है, वो सब कुछ। तो सबसे पहली बात, जो हमारा चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये टॉपिक F3 जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। F3 में ओवरऑल ऊपर ऊपर से था बस। नेक्स्ट आता है हमारा टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट। दीज आर नॉट चैप्टर्स गाइस, ये ग्रुपिंग है, इनके अंदर फर्दर चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनके अंदर फर्दर चैप्टर्स हैं। दीज आर जस्ट ग्रुपिंग्स। तो टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स में तुमने जो F3 में पढ़ा था वो पढ़ा था डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। यहां पे जो एक नई चीज आएगी दैट इज इम्पेयरमेंट। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में भी थोड़ा सा इन डेप्थ आएगा, थोड़ी चीजें नहीं आएंगी। इम्पेयरमेंट जो है वो बिल्कुल नया है, जो बच्चों ने F3 में नहीं पढ़ा। रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट F3 में नहीं करा हुआ, नया टॉपिक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों ने F3 में करा हुआ है, जिसमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही सारी चीजें यहाँ पे हैं, बट यहाँ काफी ज्यादा डेप्थ में है। और यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे, दोस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी लाइक यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। वो मैं सब बताऊंगा अभी किस टाइप का हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लीजिंग, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, ये F3 में नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये F3 में जो पढ़ा था, F3 में बहुत ही बेसिक था, यहाँ काफी एडवांस लेवल है और इसमें काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड होके इसका क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक तुमने F3 में नहीं पढ़ा हुआ, ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे इसके क्वेश्चंस अलग टाइप के आते हैं, तो आई अज्यूम ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, एंड ये टॉपिक भी तुमने F3 में नहीं पढ़ा हुआ। अब जो F7 है गाइस, उसमें हमें किस डेप्थ तक स्टडी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्या क्या एक्सपेक्टेशन तुमसे करी जाएगी। देखो, जो सब्जेक्ट होता है हमारा F3, उसमें हमें अकाउंटिंग की एक बेसिक नॉलेज दी जाती है कि कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, जस्ट बेसिक नॉलेज, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो बेसिकली 11th अकाउंट्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, वही चीजें हमें F3 में सिखाई जाती हैं, प्लस 2-3 चैप्टर्स जैसे कंसोलिडेशन और वो नहीं होते। तो वहां पे हमारे को एक बेस कराया जाता है, प्लस F3 में एक चैप्टर था, जो बच्चों ने F3 करा है उन्होंने पढ़ा होगा, दैट इज IFRS फाउंडेशन। IFRS क्या होते हैं, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। तो IFRS बेसिकली क्या होता है गाइस, कि जो हम अपनी बुक्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, ये हम IFRS के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो तुमने F3 में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था। इस सब्जेक्ट में हम ये जो चीज है इसको इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, कि क्या क्या चीजें हमें किस डेप्थ तक करनी है, फॉर्मेटिंग इसकी क्या है, ठीक है। और ये जो चीजें बनानी है, ये स्ट्रिक्टली एज पर IFRS स्टैंडर्ड्स हमें बनानी है। तो ये जो तुम्हारा F7 सब्जेक्ट है, यहां पे मेजर फोकस होगा तुम्हारा IFRS स्टैंडर्ड्स पे। यहां फोकस कैलकुलेशन पे भी होगा, बट स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस होगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें उस चीज को कैसे ट्रीट करना है। जैसे रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट, इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड है, जहां बताया गया है किस सिचुएशन में हमें किस चीज को कैसे ट्रीट करना है। टैंजेबल इंटैंजेबल एसेट का भी स्टैंडर्ड था, जो तुमने ऑलरेडी F3 में पढ़ा था, वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस कुछ और चीजें नहीं आएंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसमें और इन डेप्थ चीजें आएंगी, काफी इन डेप्थ चीजें आने वाली हैं, ठीक है, जहां पे हमें यह बताया जाएगा कि जब दो कंपनीज जो हैं, एक कंपनी पेरेंट है, एक सब्सिडरी है, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है, तो जब पेरेंट सब्सिडरी को एक्वायर करेगी तो होगा क्या, इन दोनों की इंडिविजुअल बुक्स तो ये अपने पास बना के रखेंगे, बट पेरेंट को एक कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी पड़ती हैं। वो जो कंसोलिडेटेड बुक्स होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन डेप्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस तुम्हारे को सब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। सब्जेक्टिव टाइप मतलब क्या होगा, तुम्हारे को खाली शीट दी होगी, जहां पे एक्सेल, जो कि यहाँ पे ACCA में भी यूज द टर्म स्प्रेडशीट, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, बट दैट इज स्प्रेडशीट। तुम्हें स्प्रेडशीट का फॉर्मेट गिवन होगा खाली, मतलब ऐसे तुम्हारे को स्प्रेडशीट बनी होगी, एंड सब कुछ तुम्हें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेटिंग तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ फिगर्स लिखनी है, एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन, जैसे तुम बिल्कुल एक कॉपी में आंसर करते हो। वो सब कुछ तुम्हारे को इन क्लासेस में बताया जाएगा कि कैसे तुम्हें यहाँ पे आंसर सॉल्व करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन समझना कैसे है, क्या क्वेश्चन डायरेक्टली हमें स्प्रेडशीट में करना है, या क्वेश्चन को पहले हम कॉपी में सॉल्व करें उसके बाद यहां लिखें, वो सब कुछ तुम्हें इन डेप्थ बताया जाएगा। तो ये है हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये चैप्टर मेजर चंक है और काफी इंपॉर्टेंट है। देन अगेन उसके बाद कुछ सेक्शंस आते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लीजिंग। इसमें भी हमें बताया जाएगा कि एज पर स्टैंडर्ड्स इनको हमें कैसे ट्रीट करना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके भी क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह आते हैं, बिल्कुल इसी तरह। इसमें भी हमारे को ऐसे स्प्रेडशीट का खाली फॉर्मेट गिवन होगा, और यहां पे हमें अपनी सारी फिगर्स जो हैं, वी हैव टू इंक्लूड ऑल द फिगर्स हियर। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। कंसोलिडेटेड है जब दो बुक्स मर्ज होती हैं, तो हमें कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी होती हैं पेरेंट को, कि मेरी जितनी भी सब्सिडरीज हैं सबको मिला के मेरे पास क्या है।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, तुम्हारे को नॉर्मल जैसे 11th में या तुमने F3 में पढ़ा होगा, तुम्हें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस को यूज करके तुम्हारे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, और तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट नहीं बोलते, वो जब तुम F3 की वीडियोस देखोगे समझ आ जाएगा। ये सारे फॉर्मेट्स तुम्हें पूरे पूरे बनाने होंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, वो सारी एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट तुम्हें यहाँ पे बुक्स में दिखाना पड़ेगा। अब वो जो एडजस्टमेंट्स हैं, वो एडजस्टमेंट रिलेट्स टू ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी ये तुम पढ़ोगे IFRS, उन सब के क्वेश्चंस तुमसे यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे एक बड़े क्वेश्चन में, कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये जो चैप्टर है, इट इज प्रेफरेबल कि ये चैप्टर तुम बिल्कुल लास्ट में करना, जब तुम बाकी सारे ये चैप्टर्स कर लो, जितने भी तुम्हारे IFRS के चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में ऐसी चीजें टेस्ट की जाती हैं। देन अगेन हमारा इन्वेंट्री प्रोविजन टैक्सेशन, ये भी हमारा IFRS है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमें इनको अपनी बुक्स में ट्रीट करना है। रेशो जो चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है F7 के लिए, क्योंकि हर अटेम्प्ट में रेशोज का क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में रेशोज के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और रेशो का क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पे, तुमने जब F3 में पढ़ा होगा या पहले पढ़े होंगे, रेशोज रेशोज सेम ही है, फॉर्मूले सेम ही है, लेकिन रेशोज के जो क्वेश्चन आते थे पहले, वो तुम्हारे को सिर्फ रेशो कैलकुलेशन करने को दी जाती थी, कि कैलकुलेट करके रेशो का आंसर बताओ क्या है। यहां पे क्या होगा, तुम्हारे को एक वर्ड फॉर्मेट दिया होगा, ब्लैंक वर्ड फॉर्मेट। तुम्हें वहां पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि बताओ इसमें रेशोज में क्या है, ये रेशोज कैलकुलेट करो। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि अगर वो चीज ना हो, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर नहीं किया होता, तो पेरेंट की बुक्स में क्या रेशोज आती, तो वो रेशोज निकालनी है। उसके बाद तुम्हें अपनी एक डिटेल्ड समरी बना बताने की तुमसे पूछी जाएगी, कि बताओ कंपनी की रेशोज को तुम एनालाइज कैसे करते हो, ये तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये हर बार आता है रेशोज का क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का। तो तुम्हें अपनी पूरी वर्डिंग में कि किस तरह से तुम्हें लगता है कि जो रेशो चेंज हुई है, क्यों चेंज हुई है, वो सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा इन वीडियोस में। सारी चीजें एक एक चीज डिस्कस की जाएगी। रेशोज के पुराने जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने पूरे सॉल्व भी करे हुए हैं, पूरे सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा। तो सब कुछ तुम्हें वहां पे क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुमने F3 में पढ़ा था या पहले पढ़ा था, जो F3 में तुमने पढ़ा था, दैट वाज डिफरेंट मेथड, यहाँ पे अलग मेथड होगा। तो ये तुम्हारा इजी है। EPS भी हमारा एक IFRS है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कैलकुलेशन आती है, अर्निंग पर शेयर की जस्ट कैलकुलेशन है। ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है। ये हमारे पूरे ग्रुपिंग ऑफ चैप्टर्स है। तो तुम्हें इन सब चीजों से समझ के आया होगा अभी तक, कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मेजरली हमारे को स्टैंडर्ड्स लर्न करने हैं, कि एज पर स्टैंडर्ड किस चीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी पूरी कंसोलिडेटेड बुक्स, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर बुक्स बनानी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। तुम्हें एक क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, कि सर क्या हमें IFRS स्टैंडर्ड्स नेम वाइज लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ऐसा तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता होना चाहिए ये IFRS कौन सा है। क्योंकि जब तुम्हारे को क्वेश्चन कोई आएगा, तो लिखा होगा कि IFRS उसका नाम, उसके अकॉर्डिंग बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और तुम्हारे को क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि एज पर IFRS दिस, ये सिचुएशन है, बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये है हमारा गाइस F7 का पूरा पूरा सिलेबस। थोड़ा सा वास्ट है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके प्रॉपर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स मेरे यहाँ पे हैं, वो सारे नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे सारे चैप्टर को मैंने इन शॉर्ट पूरे अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में कवर किया हुआ है, प्लस मेरी मैराथन वीडियोस F7 के रिगार्डिंग भी है। तो गाइस एक चीज, मैं F7 में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इंट्रोडक्शन में, क्यों, अगर मैं गया तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। धीरे धीरे हम सिलेबस को करते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक को वहां समझेंगे। मैं अभी तुम्हारे को कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ये टॉपिक में क्या होगा, ये टॉपिक में क्या होगा, ये कैसा है, मुश्किल है, आसान है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आएगा। एंड हर चीज आसान है, इट ऑल नीड प्रैक्टिस। सिर्फ तुम्हारे को प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज तुम्हारे लिए क्रिस्टल क्लियर और आसान कर दी जाएगी। अब सबसे पहली चीज गाइस, किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस के रिगार्डिंग या F3 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझसे पूछे।
देन विल मूव फर्दर, जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एग्जाम किस तरीके से तुम्हें एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है। गाइस किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो लेट्स मूव फर्दर। गाइस प्लीज बी इंटरैक्टिव, सारे इंटरैक्टिव रहना सो दैट मुझे भी लगे कि तुम, जो तुम्हारे को कोई भी इशू वगैरह कुछ भी आए तो आई एम हियर टू सॉल्व यू। कोई भी इशू आए तो प्लीज मुझसे गाइस पूछते रहना। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को लगता है कि इसके एमसीक्यूज आते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रिटन क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले गाइस जो हमारा F7 का जो एग्जाम होता है, दिस इज सीबीई प्लेटफॉर्म। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, काफी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी काफी एसीसी के एग्जाम्स दे चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्शन लेके आते हैं और वो सीधा सीधा अपना पहला सब्जेक्ट जो है वो F7 पिक करते हैं। तो F7 का जो एग्जाम बेसिकली एसीसी को एग्जाम होते हैं, वो सीबीई एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। जो दो ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे, एक होता है सेंटर बेस, एक होता है रिमोट बेस। सेंटर बेस एंड रिमोट बेस। रिमोट बेस क्या होता है कि तुम घर बैठ के अपना एग्जाम दे सकते हो, विच इज नॉट प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने जितना भी अपने पिछले 3-4 साल से ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बच्चों से मैं बात करता हूँ, जो रिमोट बेस एग्जाम होते हैं इसमें इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो पीसी है, कल को नेट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, कभी रूम में इधर उधर से आवाज आ जाए, क्योंकि जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आसपास कोई ना हो। तो काफी सारी चीजें होती है, एक प्रॉक्टर होता है, इन्विजिलेटर जो सामने बैठा होगा तुम्हारे। तो यहाँ पे इश्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इट इज प्रेफरेबल कि तुम सेंटर में ही जाके अपना एग्जाम दो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है सेंटर की। अगर थोड़ा सा दूर भी जाना पड़े, आई वुड रेकमेंड कि सेंटर पे जाके ही एग्जाम देना, क्योंकि वहां पे ऐसे इश्यूज नहीं आते। इन इश्यूज की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में रह जाते हैं, एग्जाम में इन द सेंस उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, या टेंशन हो जाती है कि हमारा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, नेट रुक गया, वो कुछ और बोल रहा है, वहां से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है एंड टेंशन में होकर बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इस प्रेफरेबल कि तुम सेंटर बेस्ड एग्जाम दो। होगा क्या सेंटर में, तुम्हारे को पीसी दिया जाएगा, पीसी के ऊपर तुम्हारे को अपना पूरा एग्जाम जो है वो लिखना पड़ेगा। जब हम वी गाइड में मॉक्स करेंगे, मॉक्स करते हुए तुम्हें एग्जैक्टली इसी प्लेटफॉर्म में तुम्हारे को क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यू विल गेट द आंसर कि वो सही है कि नहीं। बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा जो टेस्ट वगैरह है वो कंडक्ट किए जाएंगे, सो दैट तुम इससे हैंडी हो जाओ। अब बात आता है हमारा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का हमारा पेपर होता है। सो F7 का पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी एंड सी। सो सेक्शन ए जो है, दैट इज, ये जो सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। गाइस याद रखना, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड नॉट एमसीक्यूज। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक के सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं और एग्जाम देने के बाद वो सोचते हैं ओहो यार ये तो क्वेश्चन हमने देखे भी नहीं थे ऐसे। 15 क्वेश्चन हमारे आते हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, सो टोटल 30 मार्क्स का होता है हमारा सेक्शन ए। देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा, हमारे पास 3 केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडीज मतलब पूरा हमारे कोई केस दिया होगा, हर केस में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। हर केस में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा वो भी 2 मार्क्स का होगा। तो 3 केस स्टडीज, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का हमारा बनेगा सेक्शन बी। देन आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हमारे, विच आर गोइंग टू बी 20 मार्क्स ईच। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 40 मार्क्स के आएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये हमारा है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो हमारी बाइफर्केशन है हमारे पूरे पेपर की। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 टाइप के हमारे गाइस क्वेश्चंस होते हैं।
पहला होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास चार ऑप्शंस होंगे, चारों में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है और वो तुम्हारा आंसर होगा। देन आता है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है कि तुम्हारे को चार या पांच ऑप्शंस होंगे, उसमें से पूछा जाएगा सिलेक्ट एनी टू और थ्री, कि विच ऑफ द टू आर राइट आंसर, विच ऑफ द टू आर रॉन्ग आंसर। तो यू हैव टू सिलेक्ट मोर देन वन। तो वो होता है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग में क्या होगा, तुम्हारे पास यहां पे एक सिचुएशन आएगी और प्लस तुम्हारे को यहां फिर मैच द फॉलोइंग आएगा, कि तुम्हें यहां से अपने जो आंसर्स हैं वो मैच करके अपने आंसर्स देने हैं। तो मैच करने में ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे को लाइंस दी जाएंगी। तो होगा क्या, जैसे ए है, ए बी सी डी, ये है 1 2 3 4। तो वहां पे तुम्हारे को चार ऑप्शंस आ जाएंगे कि A2, B1, C4, D3, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आ जाएंगे। सो दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। फोर्थ होते हैं हमारे गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इज कि तुम्हारे को एक बॉक्स दिया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारे को एक बॉक्स दिया जाएगा और इसमें तुम्हें सीधा सीधा अपना नंबर लिखना होगा। नंबर तुम्हें यहाँ पे लिखने को पूछा जाएगा। यहाँ पे ऐसे कोई वर्ड नहीं आएगा कि तुम्हारे को कुछ लिखना है, जैसे सब्जेक्टिव टर्म, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। नंबर तुम्हें यहाँ पे पूछे जाएंगे लिखने को। अब नंबर जो लिखने होते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार नंबर लिखा होता है इन थाउजेंड्स या समटाइम इन मिलियंस। यहाँ लिखा होगा नंबर्स हमें देने हैं इन मिलियंस। कई बार लिखा होगा अप टू 2 डेसिमल्स, कई बार लिखा होगा अप टू 1 डेसिमल्स। ठीक है, कई बार लिखा होगा इन हंड्रेड्स हमें नंबर देना है। तो ये चीज देख के ही हम अपना यहाँ पे नंबर लिखेंगे, क्योंकि लेट से तुम्हारा आंसर है 267.39, 267.39 इज योर आंसर। इसमें बोला गया है हमें देना है आंसर अपना अप टू 1 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल आंसर देने हैं। तो अगर तुमने यहाँ पे 267.39 लिख दिया तो देर आर चांसेस कि तुम्हारे मार्क्स कट जाएं। रीजन क्या है इस चीज का, क्योंकि तुमने इंस्ट्रक्शंस ही ठीक से नहीं पढ़ी, जो एसीसी एक्सपेक्ट करता है कि सारे बच्चे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़े। तो तुम्हारे को 267.4 अपना आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये आते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग गाइस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट कि क्वेश्चंस का टाइप या इसमें कुछ भी चीज मुझसे पूछनी है गाइस? नो राहुल, यू कैन नॉट टेक योर ओन कीबोर्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में उनका पीसी होगा, उस पीसी में जो कीबोर्ड होगा तुम वही यूज कर सकते हो, अपना कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते। बट कीबोर्ड्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कीबोर्ड्स बड़े छोटे होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम कीबोर्ड पे प्रैक्टिस घर पे करोगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में तुम्हें कोई इशू नहीं आने वाला। एक डाउट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे मुझसे पूछे, जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। अच्छा, व्हाट इफ आंसर इज 267.5, विल इट बी राउंड ऑफ? Nice. वो डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में Yeah. पूछा जाएगा। No, no. Grandpa? जस्ट वन सेकंड गाइस। व्हाट इफ आंसर इज 267.5, विल इट बी राउंड ऑफ? अगर हमसे बोला गया है राउंड ऑफ करना है तो हम करेंगे, अगर राउंड ऑफ नहीं बोला गया करने को तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेट से तुम्हारा आंसर 267.5 आ रहा है और हमें बोला गया कि राउंड ऑफ करना है, तो तुम इसको 268 लिख सकते हो, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो, सो ये था गाइस हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एक डाउट जो मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझसे पूछेगा, वो डाउट ये था कि सर अगर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमारा आता है और लेट से उसमें हमारा दो आंसर हमें सिलेक्ट करने थे, एक सही हो गया और एक गलत हो गया, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? लेट सी, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एसीसी करा हुआ है, एसीसी के कुछ पेपर्स करे हुए हैं, उनको पता है इस चीज का क्या होता है कि अगर उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक सही है एक गलत, तो क्या तुम्हें 1 मार्क मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा?
ओके, सो अगर किसी बच्चे ने ऐसा करा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे गाइस। दैट इज पार्शियल मार्किंग हमारी यहाँ पे परफेक्ट। सरस्वती, पार्शियल मार्किंग हमारी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बिल्कुल नहीं होती। पूरा आंसर तुम्हारा सही होना चाहिए, दोनों तीनों ऑप्शंस अगर तुमसे पूछे गए हैं सही होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक सही एक गलत कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा एक डाउट जो बच्चों का आता है वो ये है कि सर हम जब आंसर पॉइंट्स में निकालते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ बच्चों का आंसर, लेट्स से हमें बोला गया है अप टू 2 डेसिमल्स हमें आंसर निकालना है। तो कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे 267.25 आंसर आ रहा है, अगर हम कीबोर्ड से आंसर निकालें, कीबोर्ड में 2 डेसिमल्स की जगह पूरा डेप्थ में करके आंसर निकालें, तो 267.27 आंसर आ रहा है। अगर हम कीबोर्ड में थोड़ा और तरीके से करें तो 267.22 आंसर आ रहा है। क्योंकि जब बच्चों के साथ में एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारा आंसर अलग है, जो बुक में आंसर है वो 267.25 आंसर है, हमारा आंसर 267.22 है, तो बुक में हमारा आंसर गलत कर दिया। बुक में ये चीज नहीं होती, बट एग्जाम में क्या होगा, एसीसीए नोस दिस थिंग, क्योंकि बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एसीसीए ने क्या करा हुआ है, उन्होंने एक रेंज, जो उनका आंसर होगा उसमें उन्होंने एक रेंज डिसाइड करी हुई है। क्या कि 267.1 से लेके 267.9 या 267.8 तक अगर किसी भी बच्चे ने आंसर दिया यहाँ पे, तो वो आंसर उसका सही होगा। हाँ, अगर इस रेंज से बाहर है तो उसका वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये एसीसी ने एक रेंज डिसाइड करी होती है डायरेक्ट क्वेश्चंस में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर थोड़ा बहुत पॉइंट्स का तुम्हारा फर्क आ रहा है तो एसीसीए में तुम्हारे को इसके मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है जब तुम बीपीपी में क्वेश्चंस करो, जो एग्जाम किट है बीपीपी की, उसमें अगर थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो वहां पे गलत कर दिया जाएगा, बट ये मत सोचना कि एग्जाम में भी गलत होगा। एग्जाम में एक रेंज होती है। तो ये थे गाइस हमारे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। नाउ कम सेक्शन सी क्वेश्चंस, जो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स ईच के। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे गाइस, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं तुम्हें पहले वैसे बता चुका हूं। इसमें तुम्हारे को ये, अगर मैं स्क्रीन पे तुम्हें दिखाऊं कैसा होगा, मतलब इसी स्क्रीन पे भी ड्रॉ करके, होगा क्या, ये तुम्हारी पीसी की स्क्रीन है, ये 2 में डिवाइड होगी। यहां तुम्हारा पूरा क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्रोलिंग का ऑप्शन भी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। और यहां तुम्हारे को बॉक्स दिया होगा जहां पे तुम्हें पूरा आंसर जो है अपना वो लिखना पड़ेगा, या तो वर्ड फॉर्म में आएगा या फिर स्प्रेडशीट फॉर्म में। ठीक है, या तो वर्ड फॉर्म में या फिर स्प्रेडशीट फॉर्म में। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे क्या होगी गाइस, कि जो तुम्हारा ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें तुम्हारी पार्शियल मार्किंग अलाउड होती है, ऑफ कोर्स स्टेप मार्किंग चलती है, तो स्टेप वाइज हमें मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैन आई टेक फाइनेंशियल कैलकुलेटर इन एग्जाम सेंटर फॉर एग्जाम? फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक्चुअली क्या होता है, कई सेंटर्स वाले फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, कई सेंटर अलाउ नहीं करते। ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों से बात की है मोस्टली बोलते हैं कि हमें अलाउ किया है, कई बच्चे कहते हैं अलाउ नहीं किया, वो कहते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर। आई वुड प्रेफर कि तुम एक आई वुड प्रेफर कि तुम एक नॉर्मल कैलकुलेटर ही लेके जाना, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, कोई डाउट गाइस किसी को? Hello, sir. This is Nidhi this side. Sir, या can हाय you निधि। explain the presentation part again? प्रेजेंटेशन पार्ट मतलब कि जैसे हमारे को हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अगर तुमने F3 में करा है, या कंसोलिडेशन नहीं, चलो अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिशन ली होगी F3 की, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बनाते हो, तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनानी होती है। तो उसका अभी तक तुमने ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में क्या किया था, जैसे हम टी शेप फॉर्मेटिंग बनाते थे, यहाँ टी शेप फॉर्मेटिंग नहीं होती, यहाँ फॉर्मेटिंग ऐसे चलती है। तो फॉर्मेटिंग में तुम्हारे को प्रेजेंटेशन में प्रॉपर ऊपर के फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, ईयर क्या है, किस तरह से लिखना है, इसकी सारी वर्किंग क्या है, क्या अमाउंट है,
वर्किंग नोट्स। तो ऐसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी है, इसके बहुत मार्क्स होते हैं। अगर प्रेजेंटेशन तुम्हारी खराब है, समझ नहीं आ रहा, तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है। Okay, sir. Thank you. एनी द डाउट गाइस? और ये जितनी भी चीजें हैं गाइस, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर करी जाएंगी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस में तुम्हारे को मैंने सेक्शन सी के क्वेश्चंस पूरे पूरे तुम्हारे को स्प्रेडशीट पे इसी तरह से सॉल्व करके दिखाए हुए हैं कि लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे कैसे हम पूरा आंसर सॉल्व करेंगे। व्हेन यू विल वॉच दोज वीडियोस, तुम्हारे को क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्टेप्स क्या होने चाहिए, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। कैलकुलेशंस के लिए क्या कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, या डायरेक्टली हम स्प्रेडशीट पे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, बोल्ड कैसे करेंगे, लाइंस कैसे करेंगे, वो सब कुछ तुम्हारे को उन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन मेजर चंक होता है जहां पे बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। एंड जो मेरा प्रीवियस बैच भी गया था, वहां पे भी काफी बच्चों का ये सेक्शन जो था एग्जाम का, वो ज्यादा बेटर हुआ है। वो कहते हैं क्योंकि सर जो इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, आपने वीडियोस में से करा दिए थे, तो हमें पता चल गया था प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। हमने प्रैक्टिस भी सारी, जब भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस किए तो स्प्रेडशीट में ही करी, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जब इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करे, जहां पे वर्ड में फॉर्मेट गिवन होता है, उन्होंने सीधा प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर पे ही करी प्रैक्टिस के टाइम पे, सो दैट एग्जामिनेशन में उनको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग करने में, क्योंकि टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इसी से तुम्हारी। इस टाइप से आते हैं तुम्हारे सेक्शन सी के क्वेश्चन। दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच। एनी डाउट इन गाइस एग्जाम पैटर्न? चलो लेट्स मूव फर्दर। अब आता है बात कि वी गाइड में हमारी क्लासेस कैसे कैसे होंगी, एंड कैसे कैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और कैसे यू कैन प्लान टू स्कोर 90+ मार्क्स इन F7। क्योंकि प्लानिंग से ही हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग से ही हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो बेटर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40-50 आते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही होती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, पढ़ाई में सब ठीक होते हैं, एक तो उनकी प्लानिंग नहीं ठीक होती, और प्लस एक माइंडसेट जो है वो बच्चों का गलत होता है। मैं अपनी मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में सबको बोलता हूं कि अपना जो माइंडसेट रखोगा, इस माइंडसेट तुम्हें रखना है हमारा 85 to 90+ का। अगर मैं पर्सनल क्लासेस तुम्हें दे रहा हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चों का माइंडसेट 90+ का होना चाहिए। उसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। 90+ का मतलब हर क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा प्रेजेंटेड सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, हर चीज के इफेक्ट दिखाने होने चाहिए। क्वेश्चन करने के बाद तुम खुद देखोगे कि अगर एज अ लेमैन तुम वो क्वेश्चन पढ़ो, तो क्या तुम्हें चीजें समझ आ रही है। अगर तुम कहोगे हाँ बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज गुड टू गो। इस तरह से तुम्हें अपना माइंडसेट रखना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर 90+ मार्क्स। अब हमारी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी गाइस? तो 21 दिसंबर से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होगा। 21 दिसंबर से पहले क्या होगा, इससे पहले तुम्हारे को आज से, मतलब जो भी बच्चे आज एनरोल कर लेंगे, कल तक उनको उनके ऐप के अंदर मैराथन वीडियोस मिल जाएंगी मेरी F3 की, जो तुम्हारे को 20th तक मैराथन वीडियो सारी देखनी है। सो टुडे 16, 17, 18, 19, 20 तुम्हें अपनी मैराथन वीडियोस 20 तक देखनी है। 21 को यू विल गेट अ प्लानर, और उस प्लानर के अकॉर्डिंग वीकली तुम्हारे को जो जो क्लासेस दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। जो हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ मेरी वीकली लाइव क्लास होगी। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 2 आवर्स की होगी, 4 आवर की होगी, 1 आवर की होगी। कई बार 5 आवर्स की भी हो जाती है, कई बार 5 मिनट्स में भी क्लोज हो जाती है। रीजन क्या होता है, ये जो वीकली क्लास है, इन दोस क्लास आई डिस्कस अबाउट जितने भी बच्चों के उस वीक में पढ़ते हुए डाउट्स आए, जो अभी तक काफी कम डाउट्स आए, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं पूरी डिटेल में। जो भी डाउट्स आए हैं, कुछ भी इश्यूज उनके हैं, वो सारे रिजॉल्व किए जाते हैं, और नेक्स्ट वीक का उनको प्रॉपर प्लानर बताया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी होती, तो उनको थोड़ा सा अलग गाइड किया जाता है पर्सनलाइज, कि अब तुम ऐसे करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें और ज्यादा फास्ट करना है, तो सबके लिए एक पर्सनलाइज हमारा प्लान बन जाता है, जो हम वीकली डिस्कस करते हैं। तो होगा क्या, 20th तक तुम्हें मैराथन वीडियोस देखनी है। 21st से यू विल स्टार्ट स्टडिंग F7। F7 के तुम्हारे को सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस दी जाएंगी, पूरी डिटेल्ड वीडियोस तुम्हारे को दी जाएंगी, जो तुम्हें देखनी है। वीडियोस के साथ फिर तुम क्या करोगे, इनके एग्जाम किट के क्वेश्चंस तुमने क्या करना है,
एग्जाम किट वीडियोस भी तुम्हारे को सारे चैप्टर्स की पूरी पूरी सॉल्व मिलेंगी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई एग्जाम किट क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ फर्स्ट. होगा क्या, जब तुम एक चैप्टर करोगे उसके एग्जाम किट क्वेश्चंस जब खुद ट्राई करोगे सॉल्व करने के, यू विल फेस डिफिकल्टी, पक्का होगी. तुम्हें लगेगा कि यार बुक से पढ़ के तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सर से पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं हो रहे. इनिशियली तुम्हारे को ये चीज आएगी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो हम बुक पढ़ेंगे उसकी लैंग्वेज भी अलग है, क्वेश्चंस का लेवल भी अलग है. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग फ्रॉम बीपीपी. जो यूट्यूब है उसमें मैंने कापलान से पढ़ाया हुआ है, वो काफी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू गेट है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वहां पे क्वेश्चंस भी इतने इजी हैं कि एग्जाम में एक हायर लेवल जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते. बीपीपी का क्वेश्चन एग्जाम से एट पार है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही है. कि अगर तुमने बीपीपी के क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत आसान लगने वाले हैं. तो तुम एग्जाम के क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, हो सकता है 10 क्वेश्चंस में से तुम्हारे को 3 क्वेश्चंस आए, 7 ना आए. तुम्हें वो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद तुम्हें उसकी एग्जाम की वीडियोस देख के वो चीज समझनी. ये मैं क्यों बोल रहा हूं तुम सबको, ये ध्यान से सुनना सारे बच्चे. इसका रीजन ये है, जब तुम एग्जाम में जाओगे वहां पे भी यही सिचुएशन आएगी कि तुम्हारे को सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे. तो वो जो एग्जाम टाइम में तुम्हारी घबराहट होगी कि यार ये पहला क्वेश्चन तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, दूसरा समझ नहीं आ रहा, तीसरा समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे तो पूरा पेपर रह जाएगा, होता है, डर होता है. वो डर की प्रैक्टिस अगर तुमने अभी से कर ली, एंड उसके बाद जब तुम किट के क्वेश्चन सॉल्यूशन देखोगे तुम कहोगे यार कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो सारा बुक से रिलेटेड, हम ऐसे ही घबरा रहे थे. तो एग्जाम में तुम्हारा वो वाला पार्ट, जो डर वाला पार्ट है, वो पहले ही निकल जाएगा. बिल्कुल तुम्हारा डर वाला पार्ट पहले ही आउट हो जाएगा और तुम एग्जाम में भी बहुत अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे. तो हर चैप्टर करने के बाद उसकी एग्जाम किट खुद सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के बाद तुम अगर सारे क्वेश्चन सही हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर कुछ सही है कुछ गलत, तो एग्जाम किट वीडियोस देख के वो सॉल्यूशन समझ लोगे कैसे सही है कि नहीं. चाहे बच्चे रिकॉर्डेड वाले हो, चाहे बच्चे हाइब्रिड वाले हो, सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा. सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, रिकॉर्डेड का अलग, हाइब्रिड का अलग. तुम्हारे को किसी भी टॉपिक में कहीं पे कोई भी डाउट आता है, जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इन दी व्हाट्सएप. मैं प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हारा जो डाउट है वो सॉल्व करूंगा. हो सका तो ऑन द स्पॉट कर दूंगा, वरना जितनी जल्दी हो सकता है आई विल सॉल्व योर डाउट. तो व्हाट्सएप रिकॉर्डेड का अलग बनेगा, हाइब्रिड वाले बच्चों का अलग बनेगा. उसके बाद तुम्हारे को जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी जिन चैप्टर्स के होंगे वो भी प्रैक्टिस करने होंगे. और तुम्हारे को 2 वीक्स बाद तुम्हारे देख लूंगा मैं, आई प्लान अकॉर्डिंगली, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे. तो तुम्हारे रेगुलर टेस्ट होंगे 2 वीक्स बाद या 1 वीक बाद या 2.5 वीक बाद, जो तुम्हें टेस्ट भी साथ साथ करते रहना है. ये टेस्ट अभी तुम्हारे जो होंगे वो सिर्फ तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे. ये अभी तुम्हारे जो टेस्ट है वो सेक्शन सी वाले नहीं होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे. सेक्शन सी अभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. तो 21st को वी विल स्टार्ट विद दिस सिलेबस, एंड बाय 15 टू 20 फरवरी हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अभी जो मेरा बैच हुआ था वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चला था, एंड 80% जो स्टूडेंट्स थे दे वर एबल टू मैनेज. कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे, वो बीच में छुट्टी पे थे, स्लो थे, नहीं पढ़ पाए, तो थोड़ा सा डिले हो गए. बट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू मैनेज दिस थिंग, कि इतने टाइम में उन्होंने सारी वीडियो, सारे एग्जाम के सारे सेक्शन सी और प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए. थोड़ा सा हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर तुम्हारे को बोला गया है इस वीक में तुम्हें ये 6 वीडियोस देखनी है, तो यू हैव टू प्लान कि आज एक देख लूं, आज एक देख लूं, आज एक क्वेश्चंस कर लूं. वो तुम्हारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी. उसमें हेल्प चाहिए तो आई विल बी देयर, यू कैन मैसेज मी पर्सनली एज वेल. 15-20 को जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे को नेक्स्ट 8 to 10 या 12 डेज के लिए तुम्हारे को मैराथन वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी. ये हाइब्रिड वाले बच्चों के लिए मैराथन वीडियोस, लेकिन जो नोट्स हैं वो हाइब्रिड रिकॉर्डेड दोनों को मिलेंगे. तो वहां से तुम्हें क्विक रिवीजन करनी है अपने पूरे सिलेबस की. रिवीजन करने के बाद एसीसीए स्टडी हब और एसीसीए प्रैक्टिस हब में यू विल गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी पार्ट, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं. हाइब्रिड में वीकली डिसीजंस होगा. डिसीजंस मतलब निधि यू कैन स्विच ऑन योर माइक, को ऐसा इशू नहीं है. सो हाइब्रिड और जो नॉर्मल वाला रहेगा, द हाइब्रिड रिकॉर्डेड, में उसमें वीकली डिस्कशन होगा. नॉर्मल वाले में वीकली डिस्कशन नहीं होगा. नॉर्मल वाले में सिर्फ वीकली प्लानर मिलेगा कि नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है. हाइब्रिड वाले में विल हैव अ वीकली डिस्कशन. ओके सर. एंड सर अगर मुझे मार्च में एग्जाम देनी है तो दिस जो आप अभी बता रहे हो, विल दैट बी यूजफुल फॉर द मार्च एग्जाम? ये देखो मार्च. हमारी डेट क्या एग्जाम की लास्ट. ओके.
ये सब मार्च एग्जाम के लिए मैं कर रहा हूँ, ये हमारा जो बैच है दिस इज फॉर द मार्च एग्जाम। जिन बच्चों ने आगे अटेम्प्ट में देना है वो अलग बात है, बट दिस इज फॉर मार्च अटेम्प्ट ओनली। Okay, ठीक sir. है, तो 15 to 20 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। सेकंड, उसके बाद 8 to 10 डेज में तुम रिवीजन करोगे मैराथन वीडियो से। एसीसीए स्टडी हब जो एसीसीए की साइट पे है, वहां से तुम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे। वहां पे सारे चैप्टर्स के तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से तुम और प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम्हें लगता है सारे चैप्टर्स करना तो सारे करोगे, वरना जिन चैप्टर्स में तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई है, थोड़े से अभी आंसर्स बीपीपी से गलत हो रहे हैं, उनके तुम यहां से क्वेश्चंस कर लेना। देन आता है सेक्शन सी पार्ट, जो एसीसीए प्रैक्टिस हब से हमें पास्ट ईयर के सेक्शन सी जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस में आए हुए हैं, वो हम सेक्शन सी वाले क्वेश्चन करेंगे इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज। ये करने के बाद 2 मार्च को तुम्हारे को 2 मॉक्स दिए जाएंगे। जो रिकॉर्डेड में बेसिक वाले हैं उनको मॉक्स नहीं मिलेंगे। जो रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड विद बुक्स है, उनको एक मॉक मिलेगा जो सेल्फ इवैल्यूएटिंग होगा, मतलब मॉक तुम्हें पूरा सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हें खुद इवैल्यूएट करना है सेक्शन ए बी सी तीनों। और जो हाइब्रिड वाले बच्चे हैं उनको 2 मॉक्स मिलेंगे, एक होगा सेल्फ इवैल्यूएटिंग और एक होगा विच विल बी इवैल्यूएटेड बाय अस। तुम वो मॉक सॉल्व करोगे एंड आई विल चेक दी मॉक एंड टेल यू कि कहां कहां पे क्या इशू है। तो हर बच्चे के साथ मैं पर्सनली वो डिस्कस करूंगा कहां पे क्या इशू आया है। 2 to 4 मार्च तक तुम्हें मॉक्स करने हैं। ये करने के बाद 4th to 7th मार्च, दैट मीन्स फोर्थ या फिर इसको 5 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, डेट्स में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, वी वोंट बी सो रिजिड। 5th मार्च से 7th मार्च तक जब तुम्हारा एग्जाम है, 5th और 6th को तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी होगी पूरी थॉरली, एक एक फॉर्मूला, एक एक आईएफआरएस की, हर चीज की। सेक्शन सी की वीडियोस देखनी होगी। यहां पे कोई क्वेश्चन इन 2 दिनों में तुम्हें सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो तुम्हारा प्रेशर होगा माइंड का, वो पीक पे होगा एग्जाम का। और अगर तुमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए गलत कर दिए, तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, आता जाता चीजें भी गलत होनी स्टार्ट हो जाएंगी, घबरा जाओगे कि ये चैप्टर के तो मेरे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, चाहे आते भी होंगे। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि लास्ट के जो 2 दिन तुम्हारे हैं, वो सिर्फ पूरी रिवीजन के लिए रखो। तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। इन दिनों में मैराथन वीडियोस देखो, नोट्स में से रिवीजन करो, बुक में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी वीडियोस देख लो, जो एग्जाम किट्स अगर तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी एग्जाम किट देख लो, और सेक्शन सी के जो मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस वो तो सारे के सारे देख ही लो। तो वीडियोस देखना, उससे क्या होगा, तुम्हारी क्विक रिवीजन हो जाएगी पूरे पूरे सिलेबस की। उसके बाद हमारा 7th को एग्जाम है और एग्जाम में यू कैन एक्सेल। इस तरह से हमारा गाइस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चलेगा। इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट? तो गाइज ये था हमारा पूरा F7 का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें तुम्हारे को F7 का सिलेबस क्या है, प्लस F7 का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, हाइब्रिड और क्लासेस क्या है। क्लासेस के बारे में ऑलरेडी यू नो कि मेरी जो रिकॉर्डेड एक बेसिक है, एक लाइव है, ठीक है, सॉरी बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है और एक हमारा हाइब्रिड वर्जन है। किसी को कुछ भी ओवरऑल कुछ पूछना है, कुछ भी डिस्कस करना है मुझसे, प्लीज गाइज मुझसे पूछ लो। क्योंकि मैं व्हाट आई प्रेफर के कल से यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दी मैराथन वीडियोस एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि आई डोंट वांट कि हमारा एक भी दिन वेस्ट हो। क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हमारे ऊपर लास्ट में जो प्रेशर है वो कम बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर न्यू ईयर है, हमें घूमने जाना है, बीच में शायद 4-5 दिन ना हो पाए। कोई बात नहीं, 4-5 दिन ना हो पाए तो तुम प्लान ऐसे करो कि उन 4-5 दिन का काम तुम पहले ही कर लो। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लो कि 4-5 दिन तुम फ्रीली घूम सको कि हाँ हमने वो चीज कर ली। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर में ना ये वाले जो 2 वीक्स होते हैं इसको लाइटली लेते हैं, फिर जनवरी से उनके पास बहुत प्रेशर आ जाता है। आई डोंट वांट किसी भी बच्चे पे कोई भी प्रेशर आए। प्लस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जो तुम्हारे को बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी हमारा स्टैंडर्ड वर्जन और हाइब्रिड वाला वर्जन लेंगे उनको बीपीपी की ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। वो बुक्स कैसी होती है गाइस, आई विल शो यू। सो ये जो बुक्स है गाइस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें हमारी ये जो बुक है, लेटेस्ट बुक तुम्हारे को प्रोवाइड की जाएगी। लेटेस्ट बुक तुम्हारे को प्रोवाइड की जाएगी।
दीज आर नॉट पीडीएफ। याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पीडीएफ तो नहीं है। नहीं, ये पीडीएफ नहीं है, ये ई बुक है, पूरी प्रॉपर बुक है। ठीक है, इसमें तुम्हारे को, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रोलिंग अभी कॉन्टिन्यूस करी है, जब तुम यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें ऐसी बुक मिलेगी। यहां से क्या होगा, यू कैन चेंज दी पेजेस लाइक दिस। जिस भी चैप्टर में जाना है यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द चैप्टर एंड यू कैन गो टू दैट चैप्टर। लेट्स से इफ आई हैव टू गो टू कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड डायरेक्टली आई विल गो टू दैट चैप्टर। ये आएगा हमारा स्टडी टेक्स्ट, दिस विल बी द स्टडी टेक्स्ट। इसमें एक और फायदा क्या है कि यहाँ पे यू कैन ऑल्सो हाईलाइट थिंग्स जो बाद में रिवीजन के टाइम पे तुम्हारी हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, बट यहाँ पे जैसे तुमने इसको सिलेक्ट करा एंड यू कैन हाईलाइट इट। अब ये हाईलाइट हो गया तो रिवीजन के टाइम पे तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। सो ये है हमारा स्टडी टेक्स्ट। अब एग्जाम किट कैसी होगी वो मैं दिखाता हूं, बिकॉज वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए जानना। ये देखो, अब जैसे एग्जाम किट है, इस तरह से तुम्हारी एग्जाम किट आएगी। एग्जाम किट में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन। तुमने जैसे फॉर एग्जाम्पल रैंडमली ये सिलेक्ट करा, व्हेन यू सबमिट यू विल गेट टू नो, अरे सही हो गया। इस तरह से आंसर जो है वो सही या गलत तुम्हें बता के एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। तो बिल्कुल जैसे सीबीई प्लेटफॉर्म पे तुम पेपर दोगे उसी तरह से इन्होंने ई बुक्स को बनाया हुआ है। इसमें पूरा तुम ऐसे अपना आंसर दोगे, आंसर देने के बाद यू विल गेट टू नो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं सही है। अच्छा, एक राहुल का क्वेश्चन है, सर शुड क्वेश्चन प्लानर विल गो अलोंग विद द वीकली प्लानर आल्सो आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन? क्वेश्चन प्लानर मतलब, क्योंकि राहुल जब हम चैप्टर करेंगे, जैसे मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए, तो तीनों चैप्टर की एग्जाम किट तो तुम्हें साथ ही करनी। तो वीकली प्लानर में स्टडी टेक्स्ट प्लस एग्जाम किट स्पेसिफिक चैप्टर्स की होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि तुम्हें इस वीक में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस वीक में जो हमारा आने वाला वीक है, तुम्हारे को 3 चैप्टर्स जो हैं इनिशियल वाले वो कवर करने। तो इन तीनों चैप्टर्स के स्टडी टेक्स्ट, तीनों चैप्टर की एग्जाम किट तुम्हारे को बोली जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम किट वाली तो तुम साथ ही करोगे, जो तुम अपने जब तुम चैप्टर पढ़ लोगे, इसके बाद जो ई बुक्स है वहां से तुम प्रैक्टिस साथ ही स्टार्ट कर दोगे। जो भी डाउट होगा वो तुम मेरी वीडियोस को देख के सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो एसीसीए प्रैक्टिस हब है, एसीसीए प्रैक्टिस हब है, उसको या एसीसीए स्टडी हब से प्रैक्टिस करनी है, वो तुम सिलेबस कंप्लीशन के बाद कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारे यहाँ पे काफी डाउट्स आ रहे हैं कि तुमने एग्जाम के क्वेश्चंस करी, काफी चीजें हैं जो तुम्हारे को वैसे आती हैं बट तुम क्वेश्चन पे नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उस केस में इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम उस चैप्टर का एसीसीए स्टडी हब से भी वो क्वेश्चंस करो। क्योंकि जब तुमने ऑलरेडी यहां से पढ़ लिया है, ऑलरेडी यहां से कर लिया है, सेम क्वेश्चन दोबारा करोगे तो तुम ऑफकोर्स को आंसर पता होगा, तब तुम एसीसीए प्रैक्टिस हब या स्टडी हब से क्वेश्चन करोगे। सर ओनली बीपीपी टेक्स्ट बुक और एग्जाम किट विल बी गिवन? यस, तुम्हारे को बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट दी जाएगी, कापलान की नहीं। कापलान से तुम्हें एग्जाम किट्स वगैरह करने की भी जरूरत नहीं। बीपीपी की एग्जाम किट प्लस जो तुम्हें मैंने बताया एसीसीए स्टडी हब से जो तुम करोगे, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बीपीपी की एग्जाम किट, बीपीपी में लास्ट में मिक्स्ड बैंक क्वेश्चंस भी हैं। मिक्स्ड बैंक क्वेश्चंस मतलब मिक्स क्वेश्चन काफी सारे चैप्टर्स के वो भी हैं। तुम्हारे टेस्ट भी होंगे जो मैं तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है ना, तुम्हारे मॉक्स भी होंगे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ही कर लोगे वही बहुत है। So will the videos be provided all together कि हमें एक दिन पे एक वीडियो मिलेगा एक चैप्टर का, या सब एक नहीं साथ? नहीं, जो वीडियोस होंगी तुम्हारे को, एक वीक की वीडियोस तुम्हारे को साथ ही दी जाएंगी। जैसे एक वीक में तुम्हारे को ये चैप्टर्स देखने हैं, उन चैप्टर्स की वीडियो तुम्हारे को उसी टाइम पे मिल जाएगी। तुम्हारे को ऐप पे जैसे इस वीक की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। इफ एनीवन थिंक्स कि नहीं कि सर हमें सारी वीडियो एक साथ चाहिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट, कि Okay, मैं sir. सारे चैप्टर्स की वीडियो वहां पे कंपाइल करके रख दूंगा। बट उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि बच्चों को फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आगे भी कुछ है, वो देख लेते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। इट्स बेटर कि तुम्हें जो वीडियोस बोली गई हैं वही वीडियोस तुम देखनी स्टार्ट करो। एक वीक की तुम्हारे को वीडियोस मिल जाएंगी। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेबस पहले हो गया, बड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, वो मुझे एक बार ग्रुप में बता दे, मैं उनको आगे की वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। Okay, sir. ओके, सरस्वती इज आस्किंग सर इज देयर एनी लिमिट ऑफ व्यूइंग रिकॉर्डिंग? नहीं, मेरी उसमें कोई लिमिट कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ मकसद है, सिर्फ मेरा पर्पस है कि तुम सब अच्छे से पास हो जाओ, 90+ मार्क्स लेके आओ। कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक चीज क्या है, कि 2 अटेम्प्ट्स तक तुम्हारे को ये वीडियोस अलाउड है।
2 अटेम्प्ट तक तुम ये वीडियोस देख सकते हो, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक वीडियो को 2 बार या 4 बार या 6 बार देख सकते हो। तुम एक वीडियो को 100 टाइम्स भी देख सकते हो। ठीक है ना। मैंने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐप में ऐसे बनाए हुए हैं कि यू कैन नॉट शेयर दी ऐप, कि अगर कुछ बच्चे बोले कि हम ऐप शेयर कर लेंगे, कोई और भी देख लेगा, ऐसा नहीं है। यू एंड ओनली यू कैन वॉच फ्रॉम योर फोन ओनली। तुम अगर अपना नंबर भी किसी का शेयर कर दोगे, लॉगिन आईडी, तब भी वो नहीं देख पाएगा। ठीक है। तो तुम्हें 2 अटेम्प्ट तक तुम्हारे को ये वीडियोस दी जाएंगी, बट आई एम वेरी श्योर सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना F7 क्रैक कर लेंगे। ओके राहुल, आई एम करंटली री ऑफरिंग टू कपलान, रेफरिंग। ओके, यू आर रेफरिंग टू कपलान स्टडी टेक्स्ट। कोई बात नहीं, देखो कपलान स्टडी टेक्स्ट से अभी तुम रेफर कर रहे हो, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट स्टडी, जब तुम बीपीपी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जब तुम एडवांस चीज करनी स्टार्ट कर दोगे, तो देर इज नो पॉइंट फॉर यू टू रेफर टू कपलान। तुम सीधा बीपीपी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, यहीं से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो फिर कपलान स्टडी टेक्स्ट से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव द टेक्स्ट, तो तुम्हारे लिए एक एडवांटेज क्या होगा कि तुम उस टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है, जो एक्टिविटीज है, वो कर लेना। तो तुम्हारे को एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, कि तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट है तो व्हाई टू वेस्ट दैट टेक्स्ट। चैप्टर करा, उसके एग्जाम के क्वेश्चंस करे, और कापलान की बुक से भी तुमने क्वेश्चंस कर लिए, एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। वी कैन नॉट ओपन द ऐप ऑन आईपॉड लैपटॉप टुगेदर, नहीं, ऐसे कर सकते हो। फोन और एक लैपटॉप, एक फोन और एक लैपटॉप का तुम्हारे को एक्सेस दिया जाएगा टुगेदर में। ऐसा नहीं है कि खाली फोन में देख सकते हो, लैपटॉप पे नहीं देख सकते, नहीं। 1 फोन एंड 1 लैपटॉप, यू कैन वॉच द वीडियो। हाँ, मुझे समझ आ गया था राहुल, जो तुम मुझे कह रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, यू कैन डू लाइक दिस। ये चीज तुम कर लेना, इट वुड बी प्रेफरेबल एंड बेटर फॉर यू। और कोई डाउट गाइस किसी को? ओके, सो फीस फॉर हाइब्रिड, मैं तुम्हारे को फीस एक बार बता देता हूँ। जो फीस हमारी फॉर, हमारे 3 लेवल हैं। फर्स्ट इज, ये है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में एक है स्टैंडर्ड, एक है तुम्हारा, ओ सॉरी, एक है बेसिक। वैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में रेफर किया हुआ है, बट मैं बताता हूँ। एक है स्टैंडर्ड और एक है हाइब्रिड। बेसिक में तुम्हारे को बुक्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। बुक्स, ये मैं तुम्हें एक काम करूंगा, आफ्टर द क्लास आई मैसेज यू दी बाइफिकेशन इनमें क्या क्या है। प्राइसिंग जो है बेसिक की है, दैट इज 4,999। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कोई जीएसटी इसमें तुम्हें नहीं पे करना। आई थिंक 4,499 है, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। 4,499 है, वो मैं देख के बता दूंगा। स्टैंडर्ड की है तुम्हारी 7,999, और हाइब्रिड की है 13,499। ये तुम्हारी फीस है। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी वगैरह तुम्हारे को कोई अलग से कुछ पे नहीं करना। किसी भी मॉक के लिए कुछ, मतलब जो इसमें रिटर्न है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, उसके लिए कुछ पे नहीं करना। प्लस जो हाइब्रिड वाले बच्चे हैं, उनको यूट्यूब से मेरी अगर कोई भी वीडियो देखनी है, जो मेरा पेड कंटेंट है, फ्री तो सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी पेड कंटेंट अगर यूट्यूब बच्चों को देखना है, वो सिंपल मुझे बस एक मैसेज कर दें, मैं वो कंटेंट भी उनको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इन दिस यू विल गेट एवरीथिंग दैट आई हैव प्रोवाइडेड। और पे कैसे करना है, इसके लिए आफ्टर द क्लास तुम्हारे को सबको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाके तुम पेमेंट कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट जिस नंबर से मैसेज आएगा उसी नंबर पे रिवर्ट कर देना, एंड यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। एनी अदर डाउट गाइस? काफी सारे बच्चे शांत रहे हैं आज वैसे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के सारे इंटरैक्ट करेंगे, बट चलो कोई बात नहीं, कुछ शाय बच्चे होते हैं। बट व्हेन विल स्टार्ट द क्लासेस ना, तुम सबकी शायनेस जो है वो मैं निकाल दूंगा, डोंट वरी। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हेलो सर, राहुल हाय यहाँ। राहुल। सर मैंने जो प्लान लिया है वो स्टैंडर्ड लिया है, तो इसीलिए अच्छा, क्योंकि मेरे लाइब्रेरी में कापलान की बुक्स अवेलेबल है, इवन बीपीपी की भी अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, तो स्टैंडर्ड में तो तुम्हारे को वैसे ही हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे। नहीं सर, मैंने प्लान ही बेसिक वाला लिया है, अच्छा, तुमने प्लान बेसिक वाला लिया, ओके। क्योंकि बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द बुक्स, है ना। या प्लस मेरा जो कॉलेज में फ्रेंड है उसने एसबीआर भी क्लियर कर दी, तो इसलिए मेरे को नीड नहीं हुई, इसलिए मैंने बेसिक लिया था। ओके, तो तुम्हारे पास जो बुक्स है वो कौन से ईयर की है? सर कापलान की है, अभी आ जाएंगी, अभी लेटेस्ट वन भी आ जाएंगी। यूजुअली साल में एक ही बार आती है लाइब्रेरी में। हाँ, अच्छा, बस ठीक है, फिर दैट्स फाइन, तुम बेसिक से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू।
और सर लेकिन हमको प्लानर तो मिलेगा ना? हाँ हाँ, वीकली प्लानर तो तीनों को मिलेगा, कि इस वीक में तुम्हें क्या करना है वो सबको मिलेगा। वो तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि वीकली क्या करना है वो तुम्हें प्लानर मिलेगा। जो वीकली क्लासेस होती हैं, डिस्कशन क्लास, उसमें यू वोंट बी एबल टू ज्वाइन दैट क्लास। सर थैंक यू। तो स्टैंडर्ड में वीकली क्लास नहीं होगा ना, और हाइब्रिड में होगा, राइट? हाइब्रिड में वीकली क्लास होगा। एक्चुअली बेसिक और स्टैंडर्ड में द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ई बुक्स भी मिलेंगी दोनों सब्जेक्ट की, प्लस एक मॉक भी मिलेगा। Okay. So e-books won't be printable, right? नहीं, यू वोंट बी एबल टू प्रिंट इट। Just in case if I want the PDF, because मुझे proper book से पढ़ने की habit है, तो वो मिल सकता है? चलो देखो, एक चीज बताता हूँ। पहली बात, पीडीएफ्स कभी नहीं मिलती। पीडीएफ्स आर Okay. नॉट अवेलेबल फॉर एनी बुक। तुम्हें हो सकता है ऑनलाइन वगैरह काफी जगहों पे मिल जाए वो, अगर हो तो यूज कर लो। बट एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी पीडीएफ्स ऑनलाइन वगैरह चलती हैं, उनमें लिखा तो लेटेस्ट ईयर होता है, लेकिन अंदर उसमें बहुत चीजें मिसिंग होती हैं, बहुत सारी चीजें पुरानी होती हैं। तो पीडीएफ्स पे कभी भी रेकमेंड नहीं करना। इफ यू वांट यू कैन गेट अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी तुम ले सकती हो, बट हार्ड कॉपी के चार्जेस थोड़े से अलग होते हैं। Okay, sir. आई थिंक हार्ड कॉपी के लिए यू विल हैव टू पे 1500 एक्स्ट्रा, क्योंकि हार्ड कॉपी सीधा फिर हमारा बीपीपी हेड ऑफिस से आती है। Okay, sir. No problem. ई बुक्स आर चीपर देन हार्ड कॉपी। तो हार्ड, इफ एनीवन नीड्स हार्ड कॉपी दे कैन गेट इट, कोई इशू नहीं है। बट हार्ड कॉपी के लिए 1500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तुम्हें, वरना ई बुक्स तो इस पूरे में है। Okay. So one more question. Is the check payment allowed अगर check बना के बैंक में किया तो? तुम चेक दोगी, चेक बना के बैंक में डिपॉजिट कराओगी, वो फिर एक दो दिन बाद क्लियर होगा। इफ यू आर गिविंग मनी थ्रू चेक, सो वो तो तुम वैसे भी पेटीएम से या सीधा नेट बैंकिंग से भी कर सकती हो, क्योंकि जो चेक Okay. यूज कर रहा है उसके पास नेट बैंकिंग भी तो होगी ना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो के बाद तुम्हारे को एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्यूआर कोड स्कैनर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन एनी विच वे यू कैन पे फ्रॉम दैट। ऐप पे ओके। जाके पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम यहाँ से पे कर पाओगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो इसके लिए विल हैव टू डाउनलोड द वी गाइड ऐप, राइट? हाँ, जितनी भी तुम्हारी कोर्सेज हैं, स्टडीज हैं, वो सारी वी गाइड ऐप में होंगी। वी गाइड ऐप में तुम्हारे को माई लर्निंग्स में जाके, वो जब तुम ज्वाइन कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा। माई लर्निंग्स में तुम्हारा कोर्स आ जाएगा। उस कोर्स पे तुम्हारी सारी वीडियो, सारे टेस्ट, सब कुछ तुम्हें वहां प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी जो एक भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी मेरे नोट्स हैं, जो भी डिस्कशन हैं, वो सारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। गाइस, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? चलो, सो अभी कोई डाउट मुझे नहीं आया। सो लेट्स सम अप दिस, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लास। बस एक चीज गाइस मैं सबको बोलूंगा, इवन इफ यू डोंट टेक दी क्लासेस, इट्स नॉट लाइक कि हाँ, क्लास अगर तुमने नहीं ली तो मैं ठीक है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हैंड रिटन नोट्स, हाँ, हैंड रिटन नोट्स निधि तीनों को मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ हैंड रिटन नोट्स फॉर योर रेफरेंस। जैसे अगर मैं फर्स्ट 4 चैप्टर के तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दिखाऊं अपने, ये सारे नोट्स, ये रहे। ये देखो, दीज आर हैंड रिटन नोट्स जो F7 के हैं मेरे। ये पूरे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रक्स में है, लेकिन एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर तुम खाली नोट से भी कर लो ना रिवाइज, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, देखो। अब जैसे चैप्टर टैंजिबल नॉन करंट एसिड है, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सी, तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की हुई है। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हुए ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने वीडियोस के साथ करे, लेकिन सारे फॉर्मूले, सारी जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग इज मेंशन इन दीज नोट्स। ये सारे नोट्स तुम्हारे को पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, तो गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग, अच्छा, नोट्स, हाँ, नोट्स को तुम प्रिंट आउट ले सकते हो गाइस। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स, एंड मैं तो खुद रेफर करूंगा कि ये नोट्स का प्रिंट आउट लेके तुम अपने साथ इनको रखो, एंड जब भी चैप्टर पढ़ो, रिवाइज करो, सब कुछ इन नोट से ही करो। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, एंड सारा कुछ इसमें कवर्ड है। सो गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग, एक चीज सारे बच्चों के लिए कि तुम प्लीज एक अपना जो माइंडसेट है, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो, एक अपना माइंडसेट रखना कि तुम्हें जो मर्जी हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, तुम्हारे को अपना जो टारगेट है वो 85 प्लस बना के चलना है। देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु से कि नहीं, हम तो अंशु सर की यूट्यूब वीडियो से करेंगे, या बेसिक से करेंगे, या किसी और ट्यूटर से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी विद
जैसे मर्जी तुम पढ़ो। ऑल माई कंसर्न इज कि अपना जो टारगेट है वो 85 प्लस और 90 प्लस का बनाओ, इससे कम का टारगेट नहीं बनाना। यू माइट गेट थिंग्स फ्रॉम लॉट ऑफ मे बी सम ट्यूटर्स, मे बी योर फ्रेंड्स के यार एक काम कर, देख इस तरह से पढ़ ले, ये चैप्टर्स छोड़ दे, ये कर ले, तेरे आराम से 60 प्लस आ जाएंगे। ये चीज प्लीज कोई मत करना गाइस, ये एक बिग नो है, बिग नो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे 49 45 के रेंज के बीच में रह जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी। तो सबको अपना टारगेट 85 90 प्लस का बना के चलना है, इस तरीके से पढ़ना है। जो भी तुम स्टडी कर रहे हो गाइस, ये सेम सब्जेक्ट तुम्हारा आगे आएगा एसबीआर। एसबीआर जो प्रोफेशनल लेवल में आएगा वही चीज है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वहां पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये जो मेरी वीडियोस हैं जो मैं तुम्हारे को जो वी गाइड में दूंगा, देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर जो वी गाइड पे आपकी वीडियोस हैं वो यूट्यूब की वीडियो से बेटर क्यों है, व्हाई यू आर टेकिंग मनी फॉर दिस एंड यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीजन ये है गाइस, यूट्यूब की वीडियोस भी मेरी सफिशिएंट है, बट वो मैंने कापलान से कराई है, और कापलान में जो मैटर है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन उसमें नेक्स्ट लेवल जो कहते हैं डिफिकल्टी लेवल, वो उसमें नहीं है। इस वजह से बच्चों को जब वो एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है। और जो मैंने यहाँ पे वीडियोस में तुम्हारे को दूंगा, ये वीडियोस बनाने में इनमें बहुत टाइम लगा है मेरे को। मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाई है, हर एक एक्टिविटी, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक एग्जाम किट का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। तो यहाँ पे तुम्हारे को हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, हर तरीके से बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज बनती है, वो कॉन्सेप्ट से बनती है। या तो कॉन्सेप्ट या लॉ, दो चीजें होती है, या तो लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर कॉन्सेप्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आईएफआरएस हैं, आईएफआरएस जो बने हैं ये कॉन्सेप्चुअली प्लस लॉ को लेके बने, दोनों चीजों को कंसिडर करके हमारी ये चीजें बनी हैं। तो इसीलिए तुम अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करके चलना, जो मैंने अपनी सारी वीडियोस में कराया है, सो दैट जब तुम आगे एसबीआर करो वो तुम्हारे को, क्योंकि एसबीआर तुम्हारा पूरा सब्जेक्टिव है, उसमें यू हैव टू राइट। जो चीज तुम यहां कैलकुलेट करोगे वो तुम्हें वहां लिखनी पड़ेगी। लिखते टाइम अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने रट्टा मार के फॉर्मूला लर्न कर लिया तो गड़बड़ है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तुम इजीली वो चीज यहां पे लिख सकते हो। तो सारी चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओ, एक एक क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ, जिस क्वेश्चन में जो भी डाउट है मुझसे पूछते चले जाओ, एंड इस तरह से हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड एग्जाम देंगे। यस राहुल? नथिंग सर। ओके, क्लियर है गाइस सबको? ठीक है गाइस, तो लेट्स आई होप टू सी यू ऑल इन माय क्लासेस, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे हाइब्रिड, चाहे स्टैंडर्ड। आई होप टू सी यू ऑल क्लासेस, एंड जस्ट मेक अ टारगेट, जो मैंने बताया वो टारगेट अपना फॉलो करके चलना। यस शिवांश? सर मैंने आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तो सर क्लासेस स्टैंडर्ड वाला पैक ले लिया है सर। मैं ऑडिट के लिए आपकी यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, तो ऑडिट के लिए ओके, काफी सफिशियंट है ना सर ऑडिट की क्लास? हाँ ठीक है, देखो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने जैसे बताया तुम्हें, ऑडिट में तुम यूट्यूब से करो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ऑडिट के लिए अगर तुम मेरी क्लासेस ले लोगे दैट इज ऑल्सो गुड। जो मैंने वी गाइड में जो मैं क्लासेस दूंगा ऑडिट की, अगेन वो चीज और कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, उसमें एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसमें तुम्हारे को जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस आते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, वहां ये चीजें नहीं है, यहाँ पे वो चीज सारी होगी। इट्स टोटली अप टू यू, इफ यू कैन डू इट बाय सेल्फ स्टडी, सारा खुद कर सकते हो, तो तुम यूट्यूब से देख के क्लियर कर सकते हो, वहां चीजें सारी मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाई हुई। चलो गाइस, लेट्स सम अप टुडेस क्लास, एंड बस गाइस आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, ठीक है, F7 हो और भी सब्जेक्ट्स हो, एंड आई विल बी देयर विद यू एवरी टाइम, चाहे मुझसे क्लास लो चाहे ना लो। यू ऑल नो यूट्यूब पे मैंने क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं, मैंने अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो जस्ट बी कॉन्सेप्चुअली राइट, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, हमेशा हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये कॉन्फिडेंस रखो, एंड आई विल बी देयर विद यू। चलो गाइस, बाय गाइस, टेक केयर। आई होप मैंने कोई डाउट मिस ना किया हो बस। अच्छा, एक डाउट छोटा सा है, क्या आर द न्यू रिकॉर्डेड वीडियोस मोर इन डेप्थ एज कंपेयर टू? यस 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 यस, जो नई वीडियोस हैं
शाहजैब, वो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। एंड वो जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस में मैंने, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो, बाय गाइस, टेक केयर।